फ्लो चार्ट्स क्या है, क्यों बनाते हैं, पहले उसको समझते हैं, फिर अपने लिए इस पेपर के पॉइंट से इसकी रेलेवेंस समझेंगे। आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था अपने चैप्टर 3 के अंदर, जिसमें डिस्कस किया था कि हमारा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, उसको हमें कोई भी काम कराने के लिए हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, उसे कमांड देनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, और वो इंस्ट्रक्शंस हम प्रोग्राम के रूप में अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करते हैं ना। जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम कौन बनाता है? वो प्रोग्राम बनाता है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो उन इंस्ट्रक्शंस को लिखता है, लेकिन प्रोग्रामर उन इंस्ट्रक्शंस को लिखने से पहले एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करता है, एक पूरे डायग्राम के फॉर्म में उसी प्रोग्राम को पेपर पे बनाता है, जिससे कि उसे देख के वो समझ में आ जाए कि हमारे फ्लो कहाँ जा रहे हैं, हमारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ जा रही हैं, कौन सी इंस्ट्रक्शन पहले लिखनी है, कौन सी इंस्ट्रक्शन बाद में लिखनी है। इस तरीके से वो अपनी तैयारी करता है। तो सबसे पहले एक प्रोग्रामर फ्लो चार्ट बनाता है, फिर उस फ्लो चार्ट को देखने के बाद वो अपना प्रोग्राम लिखता है, और अल्टीमेटली वो प्रोग्राम सब मिलके आपके लिए क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर बनते हैं। आपको याद होगा हमें इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, इंस्ट्रक्शन का ऑर्डर सही होना चाहिए। ये ऑर्डर तभी सही होगा जब हमने इसको पूरी तरीके से पहले से प्लान कर रखा हो। उसी प्लानिंग के तहत हमने क्या किया, इन पूरे डायग्राम्स के अंदर पूरे चार्ट्स को बनाया, जो चार्ट पूरा फ्लो शो कर रहा है, इसलिए उसका नाम दिया फ्लो चार्ट्स। ऐसा चार्ट जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस को शो करता हो, और उस चार्ट को हमने क्या कहा? फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट के अंदर कुछ यहां पर स्टैंडर्डाइज बॉक्सेस हैं जिनको हमें बनाना होता है। उसके पीछे पर्पस ये है कि अगर इस स्टैंडर्डाइज बॉक्सेस के अंदर हमने फ्लो चार्ट बनाया, तो इस फ्लो चार्ट को आपको अलग से एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता। अगर आपने एक फ्लो चार्ट बनाया एक पूरा स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में, तो दुनिया में कोई भी पर्सन जब उस फ्लो चार्ट को पढ़ेगा तो उसको सही ढंग से इंटरप्रेट करेगा। आप जानते हैं जब हम लैंग्वेज में लिखते हैं तो कई बार लैंग्वेज हमारी एक्सप्लेनेटरी नहीं होती, समझ में नहीं आती, लेकिन फ्लो चार्ट देखते ही समझ में आ जाता है, ओके यहाँ पर हमें ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है, उसके बाद ये स्टेप करना है। तो मेन पर्पज इज एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में चार्ट बनाया जो फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन शो कर रहा है, फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये पर्पज है हमारा किस चीज का? फ्लो चार्ट का। एज फार एज सी एग्जामिनेशन आर कंसर्न, आपके EIS के अंदर या पुराना जो आपका कोर्स है IT के अंदर, उसमें 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है फ्लो चार्ट। तो आपके लिए सबसे बड़ी रेलेवेंस ये है भाई साहब कि आपके लिए 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीजन बीइंग बहुत प्रैक्टिकल टाइप का है, और आप इसमें इवन पूरे के पूरे 100% मार्क्स ला सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ मिसकंसेप्शन है, कुछ लोगों को ये लगता है कि अगर आपके फ्लो चार्ट में थोड़ी भी गलती हो गई, थोड़ी सी भी एरर हो गई, तो आपके पूरे मार्क्स कट जाएंगे। नहीं, आपको यहाँ पर स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। और आप इसके अंदर इवन आपने फ्लो चार्ट थोड़ा गलत भी बना दिया तो भी आपके मार्क्स उससे कहीं ज़्यादा होंगे जो आपको मार्क्स कहीं थियरी में मिल रहे हैं। क्योंकि थियरी में आप जानते हैं जब हम पूरा लिखते हैं, 100% लिखते हैं, तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता एग्जामिनर का, और एट टाइम्स हमें पूरे मार्क्स वहाँ पर नहीं मिलते। फ्लो चार्ट एक तरीके से आपके लिए बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन है अगर आपके पेपर में आ गया तो। एंड पास्ट कुछ अटेम्प्ट से हमारे इंस्टीट्यूट का ये भी ट्रेंड रहा है कि वो आउटपुट वाले फ्लो चार्ट दे रहे हैं, जिसके अंदर आपको सिर्फ आउटपुट शो करना है। अगर आपको आउटपुट वाले फ्लो चार्ट आ रहे हैं भाई साहब, तो आपकी लॉटरी लग रही है। अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आउटपुट वाले फ्लो चार्ट में तो आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी है और आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से आप इसको तैयार करिएगा। ये टॉपिक आपको छोड़ के नहीं जाना। कुछ स्टूडेंट्स को चॉइस में छोड़ने की कोशिश करते हैं, पर मेरा आपको सजेशन है, ये बहुत स्कोरिंग एरिया है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। और जब मेरे साथ आप स्टेप बाय स्टेप सारे फ्लो चार्ट्स को करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगी कि ये फ्लो चार्ट हम पेपर में कैसे बना सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ बॉक्सेस के साथ में, बिल्कुल स्टैंडर्डाइज बॉक्सेस। कुछ स्टूडेंट्स ने पहले शायद हो सकता है फ्लो चार्ट पढ़ भी रखा हो, लेकिन आप मेरे साथ में पूरा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जैसे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड भी बताऊंगा और हमारे CA के पेपर में फ्लो चार्ट कैसे बनाना है मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो दोनों एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूं, तो आपने 100% ध्यान और बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे आसान वाला बॉक्स। ये जो ओवल शेप का बॉक्स देख रहे हैं, ये बॉक्स, ये ओवल शेप का जो बॉक्स है, दैट इज फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। मतलब जब हम कोई भी फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसमें एक स्टार्ट बॉक्स बनाते हैं, उसमें एक स्टॉप बॉक्स बनाते हैं। स्टार्ट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आता है, स्टॉप ऑब्वियसली एंड में आता है। किसी भी फ्लो चार्ट में एक ही स्टार्ट का बॉक्स होता है और किसी फ्लो चार्ट में एक ही स्टॉप का बॉक्स होता है, ना एक से ज्यादा यहाँ पे बॉक्स नहीं हो सकते हैं। तो स्टार्ट जरूर आएगा और एक ही बार होगा, ऐसे स्टॉप जरूर आएगा और एक ही बार होगा।
इसके बाद ये अगले वाला जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो बॉक्स पैरेललोग्राम, ये जो बॉक्स है दिस इज फॉर इनपुट एज वेल एज आउटपुट, दोनों से इनपुट एंड आउटपुट। देखिए जब आप फ्लो चार्ट बना रहे होंगे तो आप एज प्रोग्रामर काम कर रहे हैं। आप कौन है? आप प्रोग्रामर। और ये प्रोग्राम आप किसके लिए बना रहे हैं? यूजर के लिए। तो अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन यूजर से लेनी है तो आप किस बॉक्स के थ्रू लेंगे? इनपुट बॉक्स के थ्रू। यूजर को बतानी है तो अगेन किस बॉक्स के थ्रू देंगे? आउटपुट बॉक्स के थ्रू। तो हमारे वाले इस केस में क्या है? इनपुट आउटपुट बॉक्स कैसा है? सेम है। तो आप इसी बॉक्स से इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और इसी बॉक्स से आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ यूजर से वैल्यू लेनी है तो आप कौन सा बॉक्स बनाएंगे? इनपुट बॉक्स। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर शेप बॉक्स आप देख रहे हैं अपने पास, दिस इज प्रोसेस बॉक्स। कोई भी प्रोसेसिंग आपको करनी है तो कहां पे करेंगे हम? प्रोसेस बॉक्स के अंदर करेंगे। एंड देन उसके अगला वाला बॉक्स जो आप देख रहे हैं ये काजू की बर्फी वाला बॉक्स, हाँ डायमंड शेप बॉक्स, दिस इज डिसीजन बॉक्स। डिसीजन, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है whether this is equal to this, less than this, more than this, कोई भी क्वेश्चन आपने पूछना है तो इस क्वेश्चन के अंदर आप क्या ये क्वेश्चन कहां पे पूछेंगे? आप डिसीजन बॉक्स के अंदर पूछेंगे। तो डिसीजन बॉक्स बनाएंगे, उसमें क्वेश्चन पुट करेंगे, उसके दो आंसर होंगे, या तो यस होगा या नो होगा। ध्यान रखिएगा डिसीजन बॉक्स में हमेशा दो आउटलेट निकलेंगे, हमेशा दो आउटलेट, दो से कम नहीं हो सकते, दो से ज्यादा नहीं हो सकते, और आंसर उनका क्या होगा? इधर यस और नो। वहां पे हमारे सीए वाला एनए नहीं होता। एनए जब सीए जो हम एनए लिखते हैं, एनए में तो हमें ये भी नहीं पता होता हम नॉट एप्लीकेबल लिख रहे हैं, नॉट अवेलेबल लिख रहे हैं। तो एज सच यहाँ पर सीधा स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा और सीधा स्पेसिफिक इधर यस और नो करके आंसर होगा। एंड द लास्ट ये जो बॉक्स देख रहे हैं आप अजीब सी शेप का, हाँ ये एक्चुअली पेपर की हमने इमेज बना रखी है, एक तरह से पेपर बना रखा है। दिस इज प्रिंट बॉक्स। प्रिंट, अगर आपको कोई आउटपुट निकालना है प्रिंट बॉक्स, तो आप कहेंगे सर दो बॉक्स आउटपुट के लिए। अभी तो आपने ऊपर एक बॉक्स बताया था जो आउटपुट के लिए था, इनपुट वाला ही बॉक्स आपने बताया था, अब ये वाला बॉक्स आप बता रहे हो आउटपुट के लिए। हाँ बेटा, ये जो प्रिंट बॉक्स आप देख रहे हैं दिस इज फॉर हार्ड कॉपी आउटपुट, और जो आपने ऊपर बॉक्स देखा था दैट इज फॉर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। तो अगर हम बात करें फ्लो चार्ट के स्टैंडर्ड्स की, तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मतलब जो स्क्रीन पर हमें आउटपुट देना होता है। हमने पढ़ा था चैप्टर 3 में सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है। तो अगर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट आपको स्क्रीन पर देना है तो आप कौन से आउटपुट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे? आप जो इनपुट वाला बॉक्स है उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी आउटपुट दे रहे हैं तो आपको कौन सा बॉक्स इस्तेमाल करना है? आपको ये प्रिंट बॉक्स वाला इन आउटपुट बॉक्स इस्तेमाल करना है। बट एज फार एज सीए एग्जामिनेशन आर कंसर्न, हम ये जो बॉक्स है इनपुट वाला बॉक्स, इसको आउटपुट के लिए यूज नहीं करते हैं। तो आपके लिए जो आउटपुट का बॉक्स है वो सिर्फ कौन सा बॉक्स है? प्रिंट बॉक्स है। मैं आपको स्टैंडर्ड भी बता रहा हूं और सी इंस्टीट्यूट कैसे आंसर दे रहा है उसको भी बता रहा हूं, दोनों चीजें क्लियर कर रहा हूं। स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया कि इनपुट बॉक्स एंड आउटपुट बॉक्स, इनपुट बॉक्स वाला ही सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के लिए यूज होता है, और अगर आपको हार्ड कॉपी आउटपुट निकालना है तो प्रिंट बॉक्स यूज होता है। बट हमारे सीए एग्जामिनेशन में हम इनपुट बॉक्स को आउटपुट के लिए यूज नहीं करते हैं। हम आउटपुट के लिए कौन सा बॉक्स यूज करते हैं? हम प्रिंट बॉक्स यूज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपको पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। हमने क्या क्या बॉक्सेस समझे? सबसे पहले स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट स्टार्टिंग में, स्टॉप एंडिंग में, स्टार्ट एक बार आएगा, स्टॉप एक बार आएगा। बाकी जितने भी बॉक्स आपने मेरे से पढ़े हैं अभी, कौन कौन से? इनपुट बॉक्स, प्रोसेस बॉक्स, डिसीजन बॉक्स, प्रिंट बॉक्स, ये कोई भी बॉक्स कहीं पर भी कितनी भी बार आ सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। और ये कि जरूरी नहीं है कि हर प्रकार का बॉक्स बने ही। मेरी बात क्लियर कर रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, आपका सिर्फ एक स्टार्ट का बॉक्स होगा जो स्टार्टिंग में होगा, एक स्टॉप का बॉक्स होगा जो एंडिंग में होगा। स्टार्ट एंड स्टॉप के बॉक्स जरूर आएंगे लेकिन एक ही बार आएंगे। लेकिन बाकी जितने भी आपके बॉक्सेस हैं वो कहीं भी आ सकते हैं, कितनी बार भी आ सकते हैं, एंड इट मे बी पॉसिबल किसी प्रकार का बॉक्स बने ही नहीं। तो ये कोई अनिवार्य नहीं है कि हर प्रकार का बॉक्स वहां पर बनेगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमने क्या डिस्कस किया? दीज आर द बॉक्सेस। हम क्या कर रहे हैं सर? बेटा हम फ्लो चार्ट पढ़ रहे हैं और फ्लो चार्ट के अंदर अभी हमने सिर्फ टाइप ऑफ बॉक्सेस को लिखा है, समझा है। अब हम समझते हैं आगे के पॉइंट को। देखिए ये जो भी आप बॉक्सेस देख रहे हैं, इन बॉक्सेस को हम ऐसे आप देख रहे हैं इन फ्लो लाइंस के थ्रू हम कनेक्ट करते हैं। ये जो फ्लो लाइंस हैं इनके थ्रू जो हम कनेक्ट करते हैं, इसमें हर एक बॉक्स से आपका एक ही आउटलेट होता है, मतलब एक ही फ्लो बाहर निकलता है और हर एक बॉक्स में एक ही फ्लो अंदर जाता है, एक्सेप्ट डिसीजन बॉक्स
जहां पर फ्लो इन तो एक ही जाता है, लेकिन आउट मैंने बता चुका हूं आपको कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक यस एक नो। यस और नो कहीं से भी हो सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यस सर लेफ्ट में ही होगा, नो सर राइट में ही होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कहीं से भी यस आ सकता है, कहीं से भी नो आ सकता है, बट होंगे 2 ही आउटलेट, और वो क्या होंगे, यस और नो। अब जब इन फ्लोज को हम कनेक्ट करते हैं तो इन फ्लोज को कनेक्ट करने के भी कुछ रूल है। आप देख रहे हैं यहां पर, अगर फ्लो को ऊपर से नीचे लेके जाना है तो हम स्ट्रेट नीचे लेके आ सकते हैं, एंड फिर हम राइट हैंड साइड से नीचे लेके आ सकते हैं, स्ट्रेट या राइट हैंड साइड से। वाइल अगर फ्लो को ऊपर लेके जाना है तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर लेके जा सकते हैं, हम स्ट्रेट फ्लो ऊपर नहीं लेके जा सकते, हम राइट हैंड साइड से फ्लो ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो ध्यान रखिएगा, जब फ्लो नीचे आ रहा है तो स्ट्रेट नीचे आ सकता है या राइट हैंड साइड से नीचे आ सकता है, और जब ऊपर जा रहा है तो हमेशा कहां से जाएगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर जाएगा। अगेन ये एक स्टैंडर्ड है जो हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तब इस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इस रूल को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। मतलब ये कि जब हम फ्लो चार्ट बनाएंगे तो हम कोशिश करेंगे इन्हीं स्टैंडर्ड को फॉलो करें। आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी आदत बन जाएगी कि फ्लो जब भी लेके जाना है ऊपर तो कहां से लेके जाना है, लेफ्ट हैंड साइड से ऊपर लेके जाना है, और जब भी नीचे लेके आना है तो स्ट्रेट लेके आना है या राइट हैंड साइड से लेके आना है। आपने यही प्रैक्टिस बनानी है। बट पेपर में अगर आप कभी फंस जाओ, पता चला आपको फ्लो नीचे लेके आना था, राइट हैंड साइड में जगह ही नहीं है, तो आपको वहां पे आंसर काटने की जरूरत नहीं है, आप अपने फ्लो को लेफ्ट हैंड साइड से भी नीचे ला सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट इस रूल को लेके बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि पेपर में ऑब्वियसली आप कहीं से भी ले जा सकते हो फ्लो ऊपर नीचे, बट कोशिश ये कीजिए कि जो स्टैंडर्ड है आप उसी को फॉलो करें। तो आई थिंक इस एस्पेक्ट को भी आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। फ्लो क्लियर है आपको, बॉक्सेस क्लियर हैं। एक अपना फ्लो चार्ट बनाते हैं। इस फ्लो चार्ट के पेपर में आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, हमें पता है पेपर में आएगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूं। सर ऐसा फ्लो चार्ट क्यों करा रहे हो जो आपको पता है पेपर में नहीं आएगा, फिर क्यों करा रहे हो? बेटा वो इसलिए करा रहा हूं जिससे कि आपको यहां पर वेरियस बॉक्सेस, फ्लो लाइंस, इन सब कंसेप्ट पता चल जाए, कैसे किसको कनेक्ट कर सकते हैं, कहां से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना है। बॉक्सेस कैसे बनेंगे, फ्लो लाइन कैसे बनेगी, कैसे यस आएगा, कहां नो लेंगे, ये एस्पेक्ट। इस वाले क्वेश्चन के अंदर कुछ जगह पे मैंने बॉक्सेस हटा रखे हैं, कुछ जगह मैंने बॉक्सेस एक्स्ट्रा डाल रखे हैं। रीजन बीइंग मैं आपको सारा कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। यस, इस फ्लो चार्ट को हम और लेंदी भी बना सकते हैं, बट अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो बॉक्सेस मैंने बनाए हैं उसी के हिसाब से चलेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहला उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। तो लिखेंगे ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है एक टेलीफोन कॉल करने के लिए, और ये कॉल आप मोबाइल फोन से नहीं कर रहे हैं भाई, ये कॉल आप कैसे कर रहे हैं, लैंडलाइन फोन से। तो हम समझेंगे कैसे हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे, और उन्हीं स्टेप्स के हिसाब से हम अपनी इस कॉल के हिसाब से हम अपना फ्लो चार्ट को बनाएंगे। हमने समझा था फ्लो चार्ट क्या है, दीज आर द स्टेप्स, दीज आर द इंस्ट्रक्शन, जो हमने किस ऑर्डर में लिखी है, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बॉक्स आपको पता चल गया, सबसे पहला बॉक्स आप बनाएंगे ओवल शेप के अंदर। कैसा बॉक्स देख रहे हैं, कौन सा, स्टार्ट। एक चीज और नोटिस करिएगा, आप जो भी कुछ फ्लो चार्ट में लिखने वाले हैं, फ्लो चार्ट के आंसर में जो लिखने वाले हैं, बी प्रिपेयर्ड, वो सब आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। मींस फ्लो चार्ट के अंदर हम जो भी कुछ लिखते हैं वो सिर्फ किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। क्वेश्चन कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर कुछ एक्स्ट्रा लिख रहे हैं आप, कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी में जो आप आंसर कर रहे हैं उसमें कैपिटल लेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो फ्लो चार्ट आप बना रहे हो, फ्लो चार्ट के जो सिंबल्स आप बना रहे हो, उन सिंबल्स के अंदर जो आप लिखने वाले हो वो सब किस में लिखने वाले हो, कैपिटल लेटर्स में। तो स्टार्ट भी हमने किस में लिखा है, कैपिटल लेटर्स में। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये सोचना है कि क्या स्टेप इन्वॉल्व है, और स्टेप को एप्रोप्रिएट बॉक्स के अंदर लिखना है, और उनको किससे कनेक्ट करना है, फ्लो लाइन से कनेक्ट करना है। तो बताइए, अब आपको कॉल करनी है तो क्या करना होगा, सबसे पहला काम क्या, सबसे पहले हमें सर नंबर लेना पड़ेगा, हमें नंबर चाहिएगा। कैसा नंबर, तो मुझे याद है भाई, याद है तो भी आप भी सिस्टम का पार्ट हो, आपको अपने दिमाग से रिकॉल करना होगा, आपको भी नंबर लेके आना होगा। डायरेक्टरी में से लाना है, डायरी में से लाना है, याददाश्त से लाना है, किसी से पूछना है। तो सबसे पहला स्टेप हो गया आपका, क्या हो गया, इनपुट द नंबर। तो आप एक देखिएगा, स्टार्ट से देखिए एक फ्लो बाहर निकला। इस फ्लो को जब जहां फ्लो हमने बंद किया, उसके बाद हमने क्या बनाया, एक इनपुट बॉक्स बनाया। इनपुट बॉक्स में क्या लिखा हमने, इनपुट द नंबर। हमने क्या लिखा रहा, नंबर को इनपुट किया।
इनपुट किया का मतलब है नंबर हमने हैंड ही लिया, हमने नंबर डायल नहीं किया। आप समझ लीजिएगा, नंबर डायल हम बाद में करने वाले हैं, डायलिंग भी हमारा एक प्रोसेस का पार्ट होगा। अभी तो हमने बाहर की दुनिया से क्या लिया है, नंबर को लिया है। हाँ सर, नंबर ले लिया। नंबर ले लिया तो किस बॉक्स में लिखा हमने, इनपुट द नंबर। हमने इनपुट बॉक्स में लिखा और क्या लिखा, इनपुट द नंबर। सर ये इनपुट लिखना जरूरी है, इनपुट बॉक्स तो हम बना ही रहे हैं। हाँ, इनपुट लिखना जरूरी है, इवन दो आप इनपुट बॉक्स बना रहे हैं, बट यू हैव टू राइट इट डाउन, इनपुट द नंबर। क्लियर है? राइट, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब क्या करना है, कहते हैं सर नंबर ले लिया, अब तो डायल करेंगे। भाई रुक जाओ, पहले चेक कर ले क्या ये नंबर सही है या नहीं है, नंबर करेक्ट है या नहीं है। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, नंबर सही है नहीं तो तभी पता चलेगा ना जब नंबर डायल करेंगे। नहीं बेटा, नंबर में कुछ बेसिक चीज है। अगर आपका मोबाइल नंबर है तो 10 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अगर लैंडलाइन नंबर है तो से दिल्ली के अंदर 8 डिजिट का नंबर है तो 8 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो एक प्राइमरी चेक तो किया जा सकता है, या वो भी नंबर डायल करके पता चलेगा? नहीं नहीं सर, वो प्राइमरी चेक हम कर सकते हैं। तो जब आपने इनपुट द नंबर किया तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये नंबर सही है, इज नंबर करेक्ट। और आपको याद है हमने पूछा था कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, हमने समझा था जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो हम कौन सा बॉक्स बनाएंगे, डिसीजन बॉक्स। तो आप देखिएगा इस फ्लो के नीचे हमने क्या बनाया, एक डिसीजन बॉक्स, और डिसीजन बॉक्स में हमने क्या लिखा, इज नंबर करेक्ट। हमने क्वेश्चन पूछा क्या ये नंबर सही है। अच्छा बेटा, अगर सही है तो क्या करना है, अगर सही है तो सर आगे नंबर डायल करेंगे, राइट। और नहीं है तो क्या करना है, कहते हैं सर फिर तो हमें दोबारा नंबर लेना पड़ेगा। तो क्या दोबारा जो नंबर लेना है, दोबारा नंबर लेने के लिए आप क्या फिर से इनपुट द नंबर बॉक्स बनाएंगे, या इस फ्लो को वापस ऊपर इनपुट द नंबर पे जोड़ दूं? सर इसको तो वापस ऊपर इनपुट द नंबर के ऊपर जोड़ दें तो ठीक समझ में आता है आपको। अब आपको ये समझ में आए, इज नंबर करेक्ट जो हमने पूछा है, इज नंबर करेक्ट में अगर आंसर आया नो, मतलब नंबर सही नहीं है, तो हमें फ्लो कहां लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। और आप ये भी जानते हैं कि फ्लो जब ऊपर जाना है तो कहां से जाना है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। कहां से जाना है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस वाले पर्टिकुलर डिसीजन बॉक्स में जो नो है वो कहां बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। मैं फिर से क्लियर करता हूं, फिर से बोलता हूं, ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपसे पूछा इज नंबर करेक्ट, अगर आंसर सही है तो क्या करना है सर, डायल करना है, तो आगे का प्रोसेस हो गया। अगर सही नहीं है तो क्या करना है सर, तो हमें इनपुट द नंबर पे वापस ऊपर जाना है। अब अगर वापस ऊपर जाना है, इसका मतलब अगर नंबर सही नहीं है मींस नो है, तो हमें फ्लो कहां लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। और ऊपर फ्लो हम कहां से लेके जाते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड से फ्लो को आप ऊपर लेके जाएंगे। अब रुक जाइए, अब नो ये पता चल गया कि कहां से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब आप क्या करेंगे, अब इस फ्लो को ऊपर ले जाके जोड़ेंगे। पर अगर आपने इस फ्लो को ऐसे जोड़ा इनपुट द नंबर के ऊपर अलग से, तो आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे हमने गलती कर रखी है, हमें ऐसे इसको नहीं जोड़ना। क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि आप देख रहे हैं इनपुट द नंबर के अंदर दो दो फ्लो आ गए हैं। आपने पढ़ा था, अभी समझा था कि किसी भी बॉक्स में सिर्फ कितने इनलेट होंगे, एक इनलेट होंगे। आप देखिए यहाँ पे कितने इनलेट है, दो इनलेट। ये देखिए, एक ये इनलेट है और एक ऊपर ये इनलेट है। दो इनलेट्स हैं जो ये गलत है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये फ्लो यहां नहीं जोड़ना, ये यहां नहीं जुड़ेगा। ये कहां जुड़ेगा, ये ऊपर फ्लो लाइन के अंदर फ्लो लाइन जुड़ेगी। यस, इस तरीके से समझ में आना चाहिए। तो आपने क्या किया, इज नंबर करेक्ट, सही नहीं है तो वापस फ्लो ऊपर चला गया, फिर से नंबर इनपुट करेंगे और इस तरीके से आपका सिस्टम काम करेगा। अब आते हैं आगे। यस, अगर नंबर सही है तो क्या करना है। अगर नंबर सही है तो कुछ स्टूडेंट मेरे से कहते हैं सर रिसीवर पिक करो और उसके बाद डायल टोन चेक कर लो। सर डायल टोन क्या होती है, भाई आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं होती, लेकिन जितने लैंडलाइन फ़ोन होते हैं ना, अगर कभी फ़ोन किया उससे तो देखिएगा उसमें डायल टोन होती है। जब फ़ोन उठाते हैं उसमें डायल टोन सुनाई देती है, तभी आप नंबर डायल करते हैं। ऐसे नहीं कि ब्लैंक में आप नंबर डायल करते हैं। तो रिसीवर पिक किया, रिसीवर पिक करने के बाद में अब आप चेक करेंगे क्या डायल टोन है या नहीं। हमारे लैंडलाइन के साथ बहुत दिक्कत होती है भैया, वो कई बार डेड हो जाते हैं। तो ये जो आप सुन रहे हैं, ये सुनिएगा आवाज़, हाँ, तो ये जो आपने आवाज़ सुनी है, दिस इज डायल टोन। ये क्या है, डायल टोन। अगर ये आवाज आ रही है तभी आप नंबर डायल करते हैं इन केस ऑफ लैंडलाइन। तो अगर डायल टोन नहीं है तो क्या करना है सर, तो नहीं है तो सर इसको बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, राइट। अगर है तो कहते हैं तो नंबर डायल करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर जब नहीं है तो फिर तो बंद करना ही है, फिर है वाला ऑप्शन क्यों बना रहे हैं। देखिए बेटा, अगर डायल टोन है तो आपने क्या स्टेप्स करने ये आपको बताना है, और अगर नहीं है तो क्या स्टेप्स करने आपको ये बताना है। तो क्या
अभी नो वाले पोर्शन को हम बाद में बनाएंगे, हम सीधा सीधा चलते हैं। अगर हमारी डायल टोन अवेलेबल है तो क्या करना है, कहते सर डायल करना नंबर। तो चलिए आगे बनाते हैं और हम डायल करते हैं। और आप देखें डायल द नंबर में किसने बनाया है, प्रोसेस बॉक्स में बनाया है। तो डायल द नंबर हमने क्या किया, डायल नंबर डायल किया। अब नंबर डायल करेगा तो क्या होगा भाई, कि सर हो सकता है घंटी बजे या नहीं बजे, राइट। तो आपने एक वो प्रोग्राम देखा होगा, पहले टीवी में आता था ऑफिस, उसमें एक प्राणी था, वो कहता था हर चीज में कि भाई ऐसा करेंगे तो दो बातें होंगी, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा, ये तो होने के चांसेस ही नहीं है, तो हम ऐसा करेंगे फिर आगे करेंगे तो फिर दो बातें होंगी। तो देखिएगा यहाँ पर अब डायल द नंबर, तो दो बातें होंगी, या तो घंटी बजेगी या नहीं बजेगी। अब घंटी नहीं बजी तो आपको नंबर दोबारा डायल करना है, लेकिन अगर बजी तो क्या करना है, कहते सर वहां पे हम देखेंगे वो पर्सन अवेलेबल है या नहीं है। अगर वो है तो हम उससे बात करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको कट करेंगे। तो आप देखेंगे मेन बात कि जब भी दो बातें होने वाली हैं आपके पास में, तो आपको क्या बनाना है वहां पर, डिसीजन बॉक्स। हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, जहां पर भी आपके पास में दो ऑप्शन आ सकते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑप्शन आ सकते हैं, वहां पे आपको क्या बनाना है, डिसीजन बॉक्स। तो अब देखिएगा इस केस में हमने नंबर डायल किया, तो हमने ये पूछना है क्या घंटी बजी, तो आपने अब चेक किया इज रिंगिंग। आप देखेंगे इज रिंगिंग हम किसमें पूछेंगे, डिसीजन बॉक्स में। तो आपने यहां चेक किया इज रिंगिंग। अगर घंटी नहीं बजी तो क्या करना है, सर दोबारा डायल करना है। अगेन जब दोबारा डायल करना है तो फ्लो आपको कहां लेके जाना है, ऊपर की तरफ लेके जाना है। तो फ्लो आप नो से कहां लेके जाएंगे, ये ऊपर की तरफ। कहां पे कनेक्ट करेंगे, अगेन फ्लो में डायल द नंबर के ऊपर। और अगर घंटी बजी, सर घंटी बजी तो बात करेंगे, या पहले पूछ लें भाई बात करें, या सीधा पहले किसी से कोई भी हो, सर फोन मिलाए पैसे लगे बात तो मैं करूंगा चाहे कोई हो, या हम पूछ लें कि भाई साहब वो पर्सन है भी या नहीं है। तो यहां पे हम एक चेक लगा रहे हैं, यस। हम यहाँ पे चेक कई सारे लगा सकते हैं, कई हटा भी सकते हैं। मैंने जानबूझ के कुछ चेक्स लगाए हैं जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। तो हमने यहाँ चेक किया इज पर्सन अवेलेबल, क्या वो पर्सन जिससे हमने बात करनी वो है या नहीं है। अगर वो है तो क्या करना है सर, बात करनी है। तो इफ यस तो टॉक टू हिम, और नहीं है तो क्या करना है सर फोन काट देंगे। मेरे हिसाब से लीव द मैसेज। तो नो के केस में अब देखिएगा, अभी तक आप नो के केस में फ्लो लेफ्ट हैंड साइड से आप लेके जा रहे थे, क्यों, क्योंकि फ्लो हमेशा आपको कहां लेके जाना था, ऊपर लेके जाना पड़ रहा था। बट अब देखिएगा यहां पर अगर पर्सन अवेलेबल नहीं है तो भी आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। और स्टॉप कहां बनाने वाले हैं, आप नीचे बनाने वाले हैं। इसका मतलब जो हम मैसेज लिखना चाहते हैं, लीव द मैसेज, ये जो नो के केस में भी फ्लो है वो कहां से आएगा बेटा, राइट हैंड साइड से आएगा। तो राइट हैंड साइड से निकला, हमने लिखा लीव द मैसेज। और जरा देखिएगा यहां पे टॉक टू हिम के नीचे देखिएगा हमने क्या बनाया है, स्टॉप बॉक्स। तो देखिएगा टॉक टू हिम के बाद मुझे क्या करना है बेटा, स्टॉप। मैंने एक स्टॉप बॉक्स बना दिया, क्लियर है। लीव द मैसेज, लीव द मैसेज के बाद ही मुझे क्या करना है, स्टॉप करना है। तो क्या मैं ये अलग से स्टॉप बॉक्स बना दूं। और ऐसे ही बेटा अगर आपको याद हो, ऊपर जब डायल टोन अवेलेबल में आपका आंसर आया था नो, ऊपर के देखिएगा फ्लो चार्ट ये, हाँ। अब जब इस डायल टोन अवेलेबल में आपका आंसर आया था नो, तो भी आपको क्या करना था, स्टॉप करना था। तो क्या मैं यहां भी स्टॉप बना दूं एक अलग से, नहीं सर आपने तो बताया था कि स्टॉप के बॉक्स कितने होंगे, खाली एक ही होगा। तो जब एक ही होगा तो फिर हम बाकी दोनों जगह पे क्या करेंगे, फिर हम दोनों जगह का फ्लो कहां लेके आएंगे, स्टॉप पे लेके आएंगे। अब देखिए कैसे लेके आएंगे, लीव द मैसेज का जो बॉक्स है इससे हम फ्लो लेके आना है हमें कहां पर, स्टॉप पे। और उसके ऊपर इस डायल टोन अवेलेबल में जब आंसर आया था आपका नो, तब भी फ्लो आपको कहां लेके आना था, स्टॉप पे। तो सबसे पहले इस डायल टोन अवेलेबल वाले फ्लो को मैं नीचे स्टॉप पे लेके आता हूं। आप देखिए ये फ्लो आप ऐसे लेके आएंगे इस डायल टोन अवेलेबल से बाहर, और उसको फिर नीचे लेके आएंगे। और जब नीचे लेके आ रहे होंगे तो ये इस बॉक्स के ऊपर से मत ले आइएगा, लीव द मैसेज के ऊपर से काटते हुए ले आए इसको, इसके साइड से निकालते हुए आप यहां फ्लो को नीचे लेके आएंगे और नीचे लाके यहां स्टॉप में, स्टॉप के बॉक्स के साथ आप इसको कनेक्ट कर देंगे। क्लियर हुआ ये। फिर से देखिएगा आपने क्या किया है, आपने इसको इस डायल टोन अवेलेबल के आंसर नो के केस में आप ये फ्लो को नीचे लेके आए, और ये नीचे लेके आते हुए आपने क्या ध्यान रखा कि लीव द मैसेज के बराबर में से फ्लो नीचे लेके आए और लाके यहां कहां जोड़ दिया, स्टॉप के साथ में जोड़ दिया। अब लीव द मैसेज से भी तो मेरे को ऐसी फ्लो लेके आना है। अब लीव द मैसेज के लिए मुझे अलग से फ्लो लाइन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट इस फ्लो लाइन के साथ ही मैं अपनी उसकी फ्लो लाइन जोड़ सकता हूं। अब मेरे पास दो जगह है जहां मैं इसको जोड़ सकता हूं। एक, मैं यहां लीव द मैसेज सीधा वहां जोड़ सकता हूं, ये देखिएगा यहां से बॉक्स निकाल के। दूसरा, मैं यहां नीचे की तरफ जोड़ सकता हूं, यहां नीचे जोड़ सकता हूं, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां जोड़ दिया बिल्कुल पास में। आप दोनों जगह मत जोड़ देना सर, ज्यादा मजबूत जोड़ होगा, एक ही फ्लो लाइन निकलेगी भाई साहब, एक ही फ्लो लाइन कनेक्ट होगी। तो आप देखिए ये आपकी कनेक्शन हो गया और अल्टीमेटली कहां पहुंच गया, स्टॉप के ऊपर पहुंच गया। कोई भी फ्लो हवा में नहीं लटक सकता, पूरा फ्लो आपका आखिरी में कहां तक जाके मिलेगा, स्टॉप तक जाके मिलेगा। क्लियर होना चाहिए। तो ये आपका फ्लो चार्ट था। यस, इसमें हम कुछ बॉक्सेस ऐड कर सकते थे, कुछ हटा सकते थे, बट आपको ये सारे बॉक्स इसलिए समझाए गए हैं जिससे कि आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से कर लें। तो आप देखिएगा, अब एक बार पूरे फ्लो चार्ट को फिर से समझते हैं, शुरू से देखते हैं, शुरू से आखिर तक। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, हमने नंबर इनपुट किया, फिर हमने चेक किया क्या हमारा नंबर सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो वापस इनपुट द नंबर। और कब तक इनपुट द नंबर सर, जब तक सही नंबर नहीं मिल जाएगा तब तक कोशिश करते रहेंगे। तो ये क्या है, ये आपका एक तरीके से इनफाइनाइट लूप बन गया। कायदे में ऐसा होता नहीं है, नॉर्मली हम यहाँ काउंटर डालते हैं कि भी 5 बार 10 बार यहाँ पर चेक होगा, बट हमने फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी हमने सोचा कि भी इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है इस केस में, तो हमने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बनाया, तो उन स्टेप्स को हमने यहाँ से हटा रखा है। तो इस नंबर करेक्ट, अगर नंबर सही आ गया आपके पास तो हमका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैसे रिसीवर पिक करेंगे और डायल टोन को चेक करेंगे। अब डायल टोन को जब चेक करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो डायल टोन होगी या नहीं होगी। वो कहते हैं डायल टोन नहीं है, तो आप देख रहे हैं डायल टोन नहीं है, तो आपका फ्लो चार्ट क्या कह रहा है, सीधा सीधा कि अगर डायल टोन नहीं है तो सीधा कहां चले जाओ, आप स्टॉप पे चले जाओ। लेकिन अगर डायल टोन है, ये किसी को बिल्कुल वैसे ही बेटा इंस्ट्रक्ट करने का जैसे किसी को रास्ता बता रहे हो कि आप यहां से सीधा जाएंगे, अगर वहां पे रोड बंद हो तो आप वहां से यू टर्न लेंगे, रोड बंद नहीं हो तो आप सीधा चले जाएंगे, इस टाइप की चीज। तो ऐसे ही आपने यह कहा कि अगर डायल टोन नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा स्टॉप कर देना है। लेकिन अगर डायल टोन है तो आपको क्या करना है, नंबर को डायल करना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नंबर डायल कर रहे हैं तो वो वहां पर घंटी बज रही है, और घंटी भी बज रही है और फोन उठ भी रहा है, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं। वरना ये भी तो हो सकता है कि इस फोन में सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो पता चला फोन ही नहीं मिल रहा है, या घंटी जा रही है वहां पे फोन नो रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। बट हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि वहां घंटी बजी और वहां पे क्या हुआ, वहां पर वो फोन पिक भी हुआ। तो अगर घंटी नहीं बजी तो आपने क्या कहा, आपने फिर डायल द नंबर। अगेन कितनी बार डायल द नंबर, कहते हैं जब तक फोन मिल नहीं जाएगा तब तक डायल द नंबर। यहां भी क्या हो सकता था, काउंटर आ सकता था। नेक्स्ट, इसके बाद आपने पूछा अगर घंटी बजी तो मान के चल रहे हैं फोन क्या हुआ, पिक हुआ, मतलब सामने किसी ने फोन को उठाया। अब अगर वो पर्सन है जिससे हमें बात करनी है तो हमने उससे बात की, और वो पर्सन नहीं है तो हमने क्या किया, मैसेज छोड़ा। आप देखिएगा इन दोनों बॉक्स में से खाली एक ही बॉक्स एग्जीक्यूट होगा, या तो उससे बात होगी या मैसेज छोड़ा जाएगा। तो एक तरीके से आप पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हो, सिर्फ इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लो चार्ट। और अल्टीमेटली वो जाके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो सर इसमें हमें क्या समझ में आई, हमने किस लिए किया बेटा, हमने ये फ्लो चार्ट सिर्फ इसीलिए किया कि आपको बॉक्सेस कैसे बनते हैं, बॉक्सेस के साथ लाइंस कैसे बनती हैं, फ्लो लाइंस कैसे कनेक्ट करनी होती है, कैसे यस और नो को हमें ड्रॉ करना होता है, सिर्फ इसी पर्पस के लिए हमने फ्लो चार्ट बनाया था। पेपर में ये फ्लो चार्ट आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाने वाला, आपसे दूसरे प्रकार के फ्लो चार्ट पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ये भी डर लग सकता है कि सर आपको तो ये स्टेप्स याद आ गए, हमें तो ये स्टेप्स पता ही नहीं चलेंगे कौन सा स्टेप बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। अगेन इस चीज की चिंता आपको नहीं करनी है। जिस टाइप के फ्लो चार्ट हमारे पेपर में आते हैं उनके मेरे और आपके स्टेप्स बिल्कुल मैच करेंगे, और हम सबको समझ में आएगा कि हाँ सर इसके बाद यही स्टेप आना चाहिए। तो फिलहाल आपको ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको ये भी डिस्कस कर दूं कि कई बार जब आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपका फ्लो चार्ट एक पेज पे समाता नहीं है। अगर एक पेज पे आपका फ्लो चार्ट नहीं आया तो उस केस के अंदर आपको क्या दिक्कत आती है कि आप बाकी का बचा हुआ पोर्शन दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त जो आपका फ्लो चार्ट है ये आप देख रहे हैं इस एक पेज पे पूरा नहीं आया। जब इस पेज पे पूरा नहीं आया तो आपने बाकी बचा हुआ पोर्शन भी क्या करा, इसी पेज पे साइड में बना रखा है। जब आपने इसी पेज पे साइड में बना रखा है तो आपके जो कनेक्टर्स होंगे, आप इसमें क्या लगाते हैं, कनेक्टर्स लगाते हैं। जो कनेक्टर्स होंगे वो कनेक्टर्स सर्कल में बनेंगे, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं सर्कल में। अब कैसे कनेक्टर बनेंगे आप देखिएगा यहां पर। सबसे पहले हमने कहा इज पर्सन अवेलेबल, आपने कहा यस। अगर यस तो हमें क्या करना था, टॉक टू हिम। अब टॉक टू हिम के लिए हमारे पास नीचे जगह नहीं बची, तो हमने क्या किया, आप देखिए यहां पे हमने एक फ्लो लाइन बनाई, उस फ्लो लाइन पे क्या करा, सर्कल में लिखा ए। और ये देखिए दूसरी जगह हमने क्या करा, फिर वो ए लिखा और नीचे फ्लो लाइन बनाई। मींस ये हमारा यहां से फ्लो कहां पहुंच गया, इधर कॉर्नर में दूसरी जगह पे पहुंच गया। यहां आपने ए बना दिया, मींस आपने क्या, टॉक टू हिम। उसके बाद नीचे क्या लिखा, स्टॉप।
अब जो स्टॉप है आपको याद है, इस पे दो जगह से ओवरफ्लो आना था। एक देखिए यह कहां से, लीव द मैसेज से। तो हमने क्या किया, लीव द मैसेज पे एक एरो बनाया, उसमें नीचे लिखा सर्कल में बी, और इस बी को हमने कहां बना दिया, वहां पर स्टॉप के पास में हमने ये बी बना दिया। अब पॉइंट ये है कि जो आपका ऊपर वाला पॉइंट था जिसके अंदर आपके पास डायल टोन अवेलेबल नहीं थी तो भी तो आपको स्टॉप करना था। अगेन वहां पे आपको सी बनाने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी आप ऐसे एरो लाइन बनाए में बी ही लिख देंगे। ये दोनों बी कहां पहुंच गए हैं, उस एक जगह पे पहुंच गए हैं। तो आप इस प्रकार से कनेक्टर ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे करके आप कनेक्टर्स बना सकते हैं। आप कहेंगे सर ए बी सी डी तो जेड तक ही होती है, और सर ए से लेके जेड तक के कनेक्टर लगाने के बाद फिर क्या करेंगे सर? देखिए बेटा, अगर आपके एक फ्लो चार्ट में ए बी सी डी करके जेड तक आपने फ्लो चार्ट पे कनेक्टर्स खर्च कर दिए ना भाई साहब, तो बेटर है आप फ्लो चार्ट ना बनाएं। रीजन बीइंग, अगर आपने इतने सारे कनेक्टर्स बना दिए हैं तो वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, एग्जामिनर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और अगर एग्जामिनर को समझ में नहीं आया या आपको समझ में नहीं आया, दोनों सर्कमस्टेंस में नुकसान आप ही का होने वाला है। मेरी सजेशन ये है कि आप पेपर में इन कनेक्टर्स को अवॉइड करिए। कनेक्टर्स को देख के समझ में नहीं आता और एट टाइम्स यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप कनेक्टर्स का इस्तेमाल सिर्फ रेयर सर्कमस्टांस में करेंगे। मैंने समझा दिया है कनेक्टर कैसे बन सकता है, वो आपको क्लियर होना चाहिए। ये जो सर्कल में आपने कनेक्टर बनाया है, ये सेम पेज का कनेक्टर है। अगर आपका जो बाकी का बचा हुआ फ्लो चार्ट है उसी पेज के ऊपर आपने बनाया है, तो ये फ्लो चार्ट किसमें बनाएंगे, ये आप कनेक्टर किसमें बनाएंगे, सर्कल में बनाएंगे। लेकिन अगर यही आपने बाकी बचा पोर्शन, जैसे अब आप देख रहे हैं ये अलग अलग पेजेस है, पहले ये पोर्शन एक पेज पे है और दूसरा आपके दूसरे पेज के ऊपर है। जब आपके पेजेस डिफरेंट होंगे तो आपको ये कनेक्टर सर्कल में ना बना के किसमें बनाना होगा, इस तरीके के बुलेट शेप में। इसका मतलब अगर बुलेट शेप में कनेक्टर है तो हमें बाकी बचा हुआ पोर्शन कहां देखना है, अगले पेज पे देखना है। और अगर सर्कल में कनेक्टर है तो हमें कहां देखना है, ये सेम पेज पे। तो मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहां तक हमने सिर्फ अभी यही समझा है कि हमारे बॉक्सेस कैसे बनते हैं, हमारी फ्लो लाइंस कैसे बनती हैं, हमारे कनेक्टर्स कैसे बनते हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं।